कि कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी में यही फर्क है कि कांग्रेस गारंटी अगर देता है तो वो लागू भी करता है। जो काम किए हैं वो 2004 से लेके 14 तक मोदी जी ने भी पूरे कामों का श्रेय लिया है। 24 को जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा, उस चुनाव में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और पहले कैबिनेट के बैठक में इसका ठहराव लिया जाएगा कि आप पदों की भर्ती नहीं करते, वो पद खाली रखते हैं, रिक्त रखते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारा विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? उग्र नहीं होते। आप गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं बता रहा नहीं, उसको उग्र नहीं बोलते, उसको उद्विग्नता बोलते हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है अपना, ऐसा बोलते हैं। पिछड़े जाति का जो लास्ट का वर्ग है उनको प्रॉपर वो शेयर उनका मिलना, इस बात पे बीजेपी ध्यान ही नहीं दे रही है। हवा का रुख नहीं, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की हवा है। रुख चुनावी यात्रा कवर करते करते दिल्ली से हम 1400 से ज्यादा किलोमीटर दूर का सफर करते हुए महाराष्ट्र के लातूर में पहुंचे हैं। 7 मई को यहाँ पर चुनाव होने वाला है लातूर में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे, मुद्दा रहेगा जातिगत जनगणना जो कांग्रेस करवा रही है, जो सबसे पहले बिहार में हुआ है। सबसे पहले तो बताइए कि क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज को? जातिगत जनगणना का जो राहुल गांधी जी ने गारंटी दिया है, वो गारंटी के साथ हम खड़े हैं। सपोर्ट करते हैं आप लोग? सपोर्ट करते हैं जी बिल्कुल। पर बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि ये कहीं ना कहीं हमें जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल जी ने पूरे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी घूमे और उसमें ऐसे जनता की तरफ से डिमांड आई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस हिसाब से हमने जो 5 न्याय गारंटी दी है उसमें हम हिस्सेदारी एक न्याय देना चाहते हैं लोगों को। मतलब आप देख सकते हो आज सरकारी नौकरी हो या फिर कौन से भी ऑफिसेस हो, जहाँ पे ओबीसी लोग कितने हैं, एससी लोग कितने हैं, एसटी लोग कितने हैं, ओपन के लोग कितने, ये अगर देखा जाए तो ओबीसी हो, दलित हो या फिर पिछड़े जाति के वर्ग के लोग हो, तो इनकी पार्टी उसको देख रही है। नहीं, इन लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है जैसा चाहिए। कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जी नहीं, प्रभाव में जब आना है या फिर देश का जब विकास होना है तो हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। यही राहुल जी की सोच है और इसीलिए हम हिस्सेदारी न्याय योजना हम ले आए हैं और उसके अंतर्गत हम जनगणना करेंगे, हर एक जाति की जनगणना करेंगे और जितना उसमें ये रहेगा, जिसकी संख्या रहेगी उस हिसाब से हर एक सेक्टर में उसको हिस्सेदारी मिलेगी। इस चीज को शुरू किया था नीतीश कुमार ने, पहले बिहार में इसको लागू कर दिया गया। नीतीश कुमार श्रेय लेकर के जाते हैं। क्या इसका श्रेय जो है ये कांग्रेस लेकर के जा रही है, नीतीश कुमार ही लेकर के जाते हैं? क्योंकि जब आप में थे नीतीश कुमार, जब कांग्रेस में थे तब ऐसा था कि कांग्रेस उन्होंने ही करवाया है। देखो श्रेय तो हमने जो काम किए हैं वो 2004 से लेके 14 तक मोदी जी ने भी पूरे कामों का श्रेय लिया है। तो नीतीश जी, हम श्रेयवाद के लड़ाई में पड़ने वाले लोग नहीं है। इस देश का कैसा भला हो, इस देश के ओबीसी, एसटी, एससी हर वर्ग का, महिला हो, पुरुष हो या फिर युवक हो, किसान हो, श्रमिक हो, हर एक लोगों का कैसा यहाँ पे इनको न्याय मिले, इस भूमिका में हम लोग हैं। बीजेपी साफ कहती है कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है भयावह राजनीति है और कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं लोग। मुझे बीजेपी को कहना है कि जब सचिवों की लिस्ट जारी हुई, राहुल गांधी जी ने जब सचिवों की यादी निकाली तो उसमें सिर्फ 91 सचिव ओबीसी कास्ट के थे, वो ऑल इंडिया में। तो मुझे ये नहीं है क्या डिवाइड एंड रूल कि आप पदों की भर्ती नहीं करते, वो पद खाली रखते हैं, रिक्त रखते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारा विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? तुमने बायलैटरल एंट्री यूपीएससी की वजह बायलैटरल एंट्री शुरू कर दी। उस एंट्री में किसको ले रहे हैं आप? किस ओबीसी दलित को ले लिया है उससे? नहीं। तो ये किसी जाति वर्ग को बढ़ावा देने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और हम क्या कहते हैं कि हम 50% रिजर्वेशन का कैप भी आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस वाले तैयार है कि जिन जातियों को अभी तक कुछ आरक्षण का फायदा नहीं हुआ है उनको भी उस जाति में उस आरक्षण में लेने का कांग्रेस पक्षवर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का कैप है वो भी हम हटाना चाहते हैं। जो बीजेपी आरोप लगाती है कि वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति है, ये बार बार ये कह रही है। ये अगर बीजेपी को वोट बैंक, एक मुद्दा मिल गया, उनको मुद्दा मिल गया। ये अगर बीजेपी को वोट बैंक की राजनीति लगती है तो लगने दीजिए। हमें आम आदमी की भागीदारी की, हिस्सेदारी की गारंटी लगती है, हम उसे गारंटी की तरह से ही लेंगे।
लगता है ऐसा है, मंडल आयोग ने जब सिफारिश की थी ओबीसी रिजर्वेशन की, तब 27% ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया गया था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वो उसकी जैसे SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से उसमें क्या बड़ी बात है कि वो जितने लोग होंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से उसकी जो हिस्सेदारी वो बढ़ती रहती है, लेकिन ओबीसी में ऐसा नहीं हुआ है। अभी अगर ओबीसी में कोई रहो या फिर ना रहो, लेकिन 27% का रिजर्वेशन फिक्स था। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम अपेक्स कोर्ट ने बोल दिया सीधा कि वो आपकी जनगणना नहीं हुई है, तो इसकी वजह से आपका रिजर्वेशन जो अभी लोकल बॉडी के जो इलेक्शन है ना, ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से 5 साल हो गए। अभी संभाजी नगर के यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ के 5 साल हो गए, वो सिर्फ ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए इलेक्शंस नहीं हुए। यहाँ पे मुझे लगता है लातूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी इलेक्शंस होकर 2 साल हो गए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है ओबीसी के, अगर वो वापस लाना है। जब बात होती है तो मराठा रिजर्वेशन की भी बात की जाए कि बार बार आपके मराठे जो हैं वो काफी उग्र भी होते हैं इस चीज को लेकर। नहीं, उग्र नहीं होते। नहीं, आप गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं बता रहा नहीं, उसको उग्र नहीं बोलते, उसको उद्विग्नता बोलते हैं। हमारे मराठी में क्या है, जिसकी जलती है ना उसको समझता है उसका क्या हाल है भाई। कैसा है, अगर अपन सोचेंगे कि उसको क्या चाहिए वो तो पहले देखो, वो क्यों कर रहा है इतना तो सोचो कम से कम। आप अगर ये सब इन सब का जो मसला है ना, वो सब जनगणना के ऊपर है। एक बार अगर कास्ट बेस्ड जनगणना हो गई तो किसका कितना शेयर है, कौन कम खा रहा है, कौन ज्यादा खा रहा है, वो समझ में आएगा ना। अपन एक बार यहाँ पे एक बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है अपना, ऐसा बोलते हैं। बाद में सिविल कोड हम यूसीसी लाने वाले ऐसा बोलते हैं। नहीं, अगर यूसीसी लाना है आपको तो पहले उनको इक्वल लेवल पे इक्वल शेयर किसका है वो तो देखना पड़ेगा। एक तरफ आप यूसीसी बोलते हैं और दूसरी तरफ इक्वल शेयर लेने के लिए अगर कास्ट बेसिस पे अगर मराठाओं को क्या लगता है कि कब ये जो रिजर्वेशन की मांग है उनकी कब से आती जा रही है? क्या वैसे तो अन्ना साहब पाटिल ने मराठा रिजर्वेशन के लिए आत्मदान करके लिया। मतलब 1980 में मैं तो फर्म नहीं हूँ उसके ऊपर, लेकिन 1980 से वो मांग कर रहे हैं उस बात की। लेकिन सबसे मेन मुद्दा क्या है, वो कब समझ में आएगा अपने को किसको कितना रिजर्वेशंस देना है, किसको क्या करना है, कौन सी कास्ट में क्या प्रॉब्लम्स है। वो जब तक हम नहीं करेंगे उस कास्ट में जाके, कास्ट बेसिस जब तक काउंटिंग नहीं करेंगे तब समझ में नहीं आएगा ना। हम एक तरफ से उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं। मतलब जो जनगणना अपन बोल रहे हैं कि इतनी सीधी बात नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर इन्फ्रिंज नहीं करना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो जनगणना लिख करें। महाराष्ट्र में भी लागू होगा ये जो गारंटी दी है, गारंटी जो दी गई है वो पूरे देश के लिए है ना। कितनी जल्दी लागू होगा? तेलंगाना में पहले कैबिनेट तेलंगाना में पहले कैबिनेट मीटिंग में ये गारंटी लागू कर दी, कर्नाटक ने लागू कर दी। और हमें यकीन है कि महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र का सरकार चेंज हो जाएगा, 2024 को जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा, उस चुनाव में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और पहले कैबिनेट के बैठक में इसका ठहराव लिया जाएगा। और हमें ये आशा है कि कांग्रेस इसके ऊपर खरी उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी का विजन है जो 5 क्षेत्र है। गांधी का सबसे मेन विजन तो यही रहा मेरे ख्याल से, जातिगत जनगणना को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उनका। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन अगर आपको किसका राइट अगर इन्फ्रिंज नहीं करना है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट से वो बचाना है तो उसके बेसिस पे अपने को पहले सोचना चाहिए। क्योंकि गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जो बोलते थे कि समाज का जो पिछड़े जाति का जो लास्ट का वर्ग है उनको प्रॉपर वो शेयर उनका मिलना, इस बात पे बीजेपी ध्यान ही नहीं दे रही है। जैसे 19 कितने होंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और नाना पटोले विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने एक ठराव पारित किया था कि महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना होगी। उसके बाद सरकार चेंज हो गई और ये सरकार 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई है, नहीं हुई ऐसे नहीं, लेकिन ये सरकार वो आंकड़े सामने नहीं ला रही है। और अब सरकार नहीं, केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह सरकार ने जातिगत जनगणना की थी, लेकिन ये सरकार बोलती कि वो आंकड़े गलत है, वो आंकड़े दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उसको मालूम है आंकड़े अगर बाहर आ गए तो इनका भांडा फूट जाएगा। देखिए, आप गारंटी के बारे में पूछ रहे थे कि मैं पूछ रहा था कि गारंटीज जो मैनिफेस्टो दी है, कितना मैनिफेस्टो लगता है कि कितनी गारंटीज है जो उसको पूरा करने पे? देखिए साहब, आपको ये हम 70 पेज की गारंटीज तो बीजेपी ने भी दी। जी वही बोल रहा हूँ मैं कि कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी में यही फर्क है कि कांग्रेस गारंटी अगर देता है तो वो लागू भी करता है। उसका उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं, कर्नाटक में सरकार आई,
तेलंगाना में सरकार आई, यहाँ पे जो जो गारंटीज हमने बताया था वो पहले ही कैबिनेट में हमने वो पूरी कर दी है। और उसके साथ साथ जैसे ही इस देश में इंडिया आघाड़ी का सरकार आता है तो इंडिया आघाड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो सरकार जो पांचों गारंटीज हमने और 5 न्याय और 25 गारंटी जो हमने आपको बताया है वो पांचों की पांचों लागू की जाएगी। उसमें से एक हिस्सेदारी न्याय है, उसमें से एक नारी न्याय है, युवक न्याय है, श्रमिक न्याय है और किसान न्याय है। सर कांग्रेस ने वुमेन्स को लेकर के ज़्यादा देखा है कि नारी के ऊपर भी उन्होंने 5 गारंटीज दी है। नारी के ऊपर भी गारंटी दी है। देखिए नारी जो होती है वो अपने कुटुंब का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, जो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। बीजेपी ने युवकों को दी है। नहीं, युवक को हमने भी दी है ना, ऐसा नहीं है कि युवक को नहीं छोड़ा। हर एक वर्ग को साथ में लेके चलने की कोशिश कांग्रेस ने की है। स्टार्टअप पॉलिसी दे रहे हैं बीजेपी वाले भी जी, लेकिन युवकों को स्टार्टअप इंडिया भी हमने देखा है, कुछ मिला आज तक? ये सब जुमलेबाजी है। ऐसा कुछ मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसे बहुत सी बातें हैं यहाँ, मतलब जुमलोबाजी होती रहती है। लेकिन हम जो है युवकों को 30 लाख भर्तियां हैं जो अभी भी रिक्त है और हमने उसका टाइम टेबल मतलब शेड्यूल दिया है कि किस तारीख को फॉर्म निकलेगा, किस तारीख को उसकी परीक्षा होगी और किस तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। होगी सर, लेकिन परीक्षा जो लीक हो रही है। नहीं, ऐसा परीक्षा लीक हो रही है। आप देखिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा ऊपर भी गारंटी दी है आप लोगों ने। एग्जैक्टली दी है। पेपर लीक के ऊपर महाराष्ट्र में आप देखा जाए तो एमपीएससी जो हमारे स्टूडेंट ये करते हैं तो 400 रुपए की फीस 1000 रुपए की है। उसमें पेपर लीक का बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं। अगर एक बार पेपर लीक हो जाए डबल वो परीक्षा मतलब दोबारा ले रहे, दोबारा फीस भी भरवा के ले रहे, पहले की फीस वापस नहीं दे रहे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो स्टूडेंट को, युवकों को लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बारे में भी हमने पेपर लीक के बारे में भी गारंटी हमने इस गारंटी कार्ड में दी है। कांग्रेस ने ना कभी भी प्राइवेट, अभी टीसीएस को काम दिया है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, तो कांग्रेस ने कभी भी अब तक के इतिहास में खुद स्टेट ने खुद होके भर्ती की, ऐसे एजेंसीज को वर्क अलॉट नहीं किया है। और आप जो स्टार्टअप जो बोल रहे हैं ना साहब, वो स्टार्टअप का पहले नाम था पीएमईजीपी, वो कांग्रेस की इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किए हैं और स्कीम्स वही है। कांग्रेस ने पीएमईजीपी की स्कीम निकाली थी, उसमें 25% जेंट्स के लिए वो किया जा रहा है। 25% सब्सिडी और 35% लेडीज के लिए सब्सिडी, वो पहले से है, अभी नहीं है, उसको सिर्फ नाम बदल दिया गया है। और यूथ को पकोड़े तलने के लिए कहा जा रहा है, गैस कैसे निकालनी है वो कहा जा रहा है। बीजेपी कहती है पकोड़े तलना भी रोजगार ही है। ये कैसा रोजगार? जो एमबीए किया हुआ अगर एक स्टूडेंट है वो पकोड़े तले, क्या बात कर रहे हैं आप? किसको समझा रहे हैं आप? 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी देने वाले मोदी जी 2 करोड़ बेरोजगार कर रहे हैं हर साल। और ये जो चल रहा है युवकों को भ्रमित करना, नाम लिया आपने, परिवारवाद पे आ जाते हैं। परिवारवाद में इसमें परिवार पकोड़े का पहले कंप्लीट कर देता हूँ। अगर ऐसा है तो जय शाह का भी पकोड़े का बिजनेस होना चाहिए। हालांकि जय शाह का और क्रिकेट का कुछ रिलेशन नहीं है। परिवारवाद फिर काफी आक्रामक रही है बीजेपी। अगर अपन परिवार, राजनाथ सिंह जी का बेटा है, यहाँ पे अमित शाह जी का बेटा है, अभी कितने तो लोग आप ऐसे देखेंगे मुंडे फैमिली में है। मतलब परिवारवाद, और ये अलग बात है, जिसको नेतृत्व गुण होगा उसमें वो आ ही जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको खींच के लाना वो बहुत गलत बात है। परिवारवाद जी, परिवारवाद के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि आप परिवारवाद के हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। जिस देश को गांधी परिवार ने शहादत दी है, राजीव जी के टुकड़े राहुल जी ने और प्रियंका जी ने घर लाए हैं, इंदिरा जी को भी लोगों ने गोलियां से छलनी किया है, तब सोनिया जी, ये सब लोगों ने शहादत दी है। इन लोगों का परिवारवाद और नहीं है। आज अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे की लड़की मिनिस्टर थी, आज एमपी का चुनाव लड़ रही है, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा, ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन इस गांधी परिवार ने इस देश को शहादत दी है, इसके बारे में आपका परिवारवाद की तुलना नहीं हो सकती। आपके क्षेत्र पे आए तो 2 बार से बीजेपी इसके यहाँ पर दबदबा उनका रहा है। 2 बार बीजेपी जीती, 2014 में भी और 19 में भी। इस बार क्या लग रहा है, इस बार किस तरफ है हवा का रुख? हवा का रुख नहीं, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की हवा है, रुख कभी नहीं। 2019 के बाद तो फिर उस वक्त के फैक्टर्स अलग थे, उस वक्त का दौर अलग था। हो सकता है कि हम कहीं पे कम गिरे हो, किसके पास जाने में कम हमें जाने का मौका करना है, वो सब बातें हुई होगी पिछले जो कुछ वर्षों में। लेकिन अभी इस बार हम महाराष्ट्र में माननीय आमदार अमित देशमुख साहब के नेतृत्व में हम सब लिए लड़ रहे हैं और हमें यकीन है लातूर के साथ साथ महाराष्ट्र में हम जीत जाएंगे। और महाराष्ट्र में लातूर की सीट
लाखों के वोटों से जीतेगी। चलिए, ये लातूर के लोग थे और लातूर पे हम यहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में आए हुए हैं। लातूर पे चुनावी यात्रा है और चुनावी यात्रा के दौरान लोगों ने जो है कांग्रेस की गारंटीज को लेकर के और बीजेपी की मैनिफेस्टो को लेकर के जो कुछ कहा आपने देखा।